हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हुए। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आज खत्म हो जाएगा। आपका जो न्यूली एडेड टॉपिक्स थे, ठीक है, जैसे यूवी वीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, तो वो सब हम आज पढ़ के इसको खत्म करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, दोनों छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट न्यूली एडेड है, तो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, उससे जरूर क्वेश्चन आएंगी और इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बन जाएगा अगर सब आपका पूरा प्रोसेस पता है कि कैसे हम इसमें मेजर करते हैं चीजों को। ओके, तो सब ऑनलाइन आ गए हैं। कमेंट में मुझे बता दो सब आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, सब बता दो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें तो देखो बहुत ही आसान है। इसमें क्या, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यूवी वी आई एस। तो यूवी और वी आई एस मतलब क्या? तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें दो चीजें हैं, यूवी प्लस वी आई एस। मतलब क्या हुआ? यूवी मतलब हुआ अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, समझ में आ रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होता है। और इसका आप लोगों को क्या पता है? रेंज क्या होता है? जो स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास वेव का, वो अगर स्पेक्ट्रम आपको याद है तो उसमें आप देखना क्या होता है, इसका रेंज 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर तक ही जाता है। ठीक है, इस बीच के जितने भी वेवलेंथ हैं वो किस में आते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज में आते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज में आते हैं। अब वी आई एस फॉर विजिबल रेज। ठीक है, जो आप देख पाते हो, जिसका कलर देख पाते हो, नहीं ग्रीन ब्लू रेड, इसके रेंज जितने हैं वो वी आई एस रीजन में आएंगे। अगर इसके रेंज का मैं बात करूं, इसके रेंज का बात करूं कि इसका रेंज क्या होता है। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है? तो ये होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ओके, ठीक है, आप लोग देखना आपके पास पूरा ऐसा स्पेक्ट्रम होगा जिसमें रेडियो वेव्स भी होंगे और भी अलग अलग डिफरेंट वेव्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर है ये चीज? ये तो पता आप लोग को रेंज। ठीक है, तो ये जो वर्ड है यूवीवीआईएस आपको समझ में आएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? स्पेक्टेट करते हो कोई एक अननोन मॉलिक्यूल को, कोई भी एक अननोन सब्सटेंस को। ठीक है, समझ में आ गया? एक अननोन सब्सटेंस है, उसको पता करना, एक सॉल्यूशन है या कहीं पर भी वो छुपा हुआ है, उसको पता करना है कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, वही पता करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहां पे वो चीज कैसे कर रहे हैं? यूजिंग दिस अल्ट्रा वायलेट रेज एंड विजुअल रेज। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। लेकिन जो हम यूज करेंगे रेंज इन यूवीवीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो रेंज 10 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो 10 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर नहीं होगा। यहां पर 10 नैनोमीटर हो गया। ओके, हम आगे बढ़े, यहां पर आपके पास आ गया 400 नैनोमीटर। ठीक है, यहां क्या आ गया? ये 800 नैनोमीटर। बट जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास जहां पर ये काम करता है, उसमें कौन कौन से वेवलेंथ को यूज करते हैं हम लोग? तो देखना कौन कौन से करते हैं। हम लोग यूज करते हैं यहां से यहां तक 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर ओनली। ठीक है, इस वाले पार्ट को नहीं यूज करते हैं जो कि यूवी के अंदर आता है। क्लियर है ये चीज? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या हो गया आपका? यूवी का रेंज हो गया और ये विजुअल का, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? यूवी वीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये वाले रेंज ही यूज होते हैं। ठीक है, पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? इस केस में हम पता करते हैं, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, या कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, कुछ भी है सॉल्यूशन टाइप, उसमें मान लो एसिड्स हैं, ठीक है, या कोई कंपाउंड है, तो मुझे उसको पता करना है। उसको क्या करना है? मुझे पता करना है कि वो प्रेजेंट है नहीं। तो कैसे पता करेंगे? इसके थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है या नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है यहां तक? सब बता दो मुझे, सबको क्लियर है यहां तक?
ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ओके, मेरा नेट फिर से खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हॉटस्पॉट है मेरे पास। एक मिनट बस, मैं नेट कनेक्ट कर लूं। ओके, ठीक है, तो नाम से क्लियर हो गया आप लोग को, नाम से क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? ओके अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत यहां तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो हम इसके आगे बात करते हैं। अब इसके हम आगे बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा। अब थोड़ा बहुत समझना, थोड़ा बहुत इसका बेसिक प्रिंसिपल समझना, ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा बहुत बेसिक प्रिंसिपल समझना। मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है जिसमें है एक सॉल्वेंट। क्या है? एक सॉल्वेंट है। एक और बीकर है मेरे पास जिसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट भी है। समझ में आता है ना सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अंतर क्या है? सॉल्यूट जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है, ठीक है, फिर ये ओवरऑल एक सॉल्यूशन बनता है। ओके, समझ में आ रहा है? यहां पर क्या आपके पास सॉल्यूट है और ये किसके साथ है? सॉल्वेंट के साथ। ओके, यानी कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है, कुछ मिलाया है, ठीक है। बेसिक समझना, बेसिक अपना जो बुद्धि होता है वो लगाना। अब क्या करो, ये जो सॉल्वेंट है जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, कोई सॉल्यूट नहीं है, उसके इस बीकर के उस साइड जाओ, ठीक है, और आप क्या करो लाइट उस पे आप इंसिडेंट करवाओ, ठीक है, या टॉर्च जला लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा बेसिकली सोचो ना, क्या होगा? लाइट, कुछ लाइट्स आर पार आएंगी, ठीक है, बीकर के आर पार आएंगी, ठीक है, तो कुछ इंटेंसिटी दिखेगा। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है? कुछ लाइट ब्लॉक हो जाएंगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है लेकिन बहुत कम रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और कुछ एब्जॉर्ब भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसमें भी क्या है आपके पास, किससे बना होगा? ये मॉलिक्यूल से ही तो बना होगा ना, ठीक है। अल्कोहल है तो उसमें जो भी अल्कोहल जैसे बनता है वो चीज होगा, तो वो एब्जॉर्ब भी तो करेगा ना लाइट से एनर्जी। क्यों? क्योंकि लाइट के पास एनर्जी है, किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे आओ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट तो ऑब्जॉर्व करेगा ही, जो सॉल्यूट मिला है वो भी तो ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है, ऑब्जॉर्व करेगा। अगर एब्जॉर्ब करता है तो इस केस में पता है मुझे कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, मतलब जो लाइट उस पार से मैंने दिया था इस बीकर की तरफ, तो जो मुझे इस साइड मिलेगा ना उसका इंटेंसिटी कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फोटोन तो ये लोग खा गए। समझ में आ गया? फोटोन खाने का मतलब क्या हुआ कि फोटोन जैसे इनको मिला वो अपना जो इतना इलेक्ट्रॉन्स है इसके मॉलिक्यूल्स के एटम्स के, वो अपना हायर स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो अगर फोटोन खत्म हो रहे हैं तो इंटेंसिटी इस साइड तो कम आएगा ना, एज कंपेयर टू दिस केस। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इस केस में इसमें भी कुछ इंटेंसिटी कम होगा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं इस केस में जो मुझे अपोजिट साइड जो इंटेंसिटी मिला लाइट का वो I0 था, मान लिया, ठीक है। तो इस केस में जो इंटेंसिटी मिलेगा I, वो मुझे पता है हमेशा I क्या होगा? छोटा होगा I0 से, दैट्स फॉर श्योर। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सबको यहां तक समझ में आ रहा है? ओके क्लियर है? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। आप घर पे भी जाके करो ना, एक में सिर्फ पानी लो और एक में पानी के साथ कुछ उसमें मिलाओ, ठीक है, कुछ सॉल्यूट मिलाओ और फिर टॉर्च मारो। देखो पानी जो रहेगा उससे पूरा वापस बहुत सारा लाइट मिलेंगे वापस आपको, ठीक है। इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, लेकिन किसी में और कुछ मिला दोगे, ठीक है, वो उसका इंटेंसिटी उससे कम ही होने वाला है, क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों कुछ फोटॉन्स लेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी थोड़ा कम ज्यादा मिलेगा ही एज कंपेयर टू जब आप सिर्फ सॉल्वेंट लिए, सिर्फ सॉल्वेंट लिए तो। ओके, तो इस केस में भी कुछ हद तक यही होता है। तो देखते हैं कैसे ये चीज हम करते हैं, ठीक है। चलो
तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए एक लाइट सोर्स, ठीक है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है हमारा, ठीक है। ये कैसा लाइट सोर्स होगा इन केस ऑफ यूवी वीआईएस, ऑब्वियसली पता है मुझे, ये अल्ट्रावायलेट प्लस विजिबल लाइट सोर्स होगा, ठीक है। यानी कि इस लाइट से, इस लाइट में वेवलेंथ का रेंज क्या क्या हो सकता है, 200 नैनोमीटर लेके 800 नैनोमीटर के तक, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ होगा ना इस लाइट में। अब देखना, अब मेरा पहला टास्क क्या है, मेरा पहला टास्क क्या है कि इसको क्या करें हम, इसको क्या करें हम, बताओ। लाइट सोर्स तो ले लिए, अब क्या सारे वेवलेंथ को एक साथ हम देंगे तो प्रॉब्लम आएगा, हम लोग ना अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे पहले एक सिंगल वेवलेंथ में वो कन्वर्ट हो, ठीक है, एक सिंगल वेवलेंथ ही जाए, एक बार में एक वेवलेंथ जाए, ठीक है। फिर वो मल्टीपल टाइम होगा, हम पूरा रेंज तक ले लेंगे, ओके। अब एक सिंगल वेवलेंथ करने के लिए हमको क्या चाहिए बताओ, ऐसा कुछ डिवाइस जिससे ना वो अलग कर पाए, ये लाइट आया उसको अलग अलग वेवलेंथ में तोड़ पाए। तो वो दो तरह से वो किया जा सकता है, एक तो प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। प्रिज्म में पता है ना, प्रिज्म में क्या होता है, लाइट जब देते हो तो वो पूरा उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ में, अलग अलग वेवलेंथ में। कभी एक्सपेरिमेंट किया वो प्रिज्म से तो पता होगा आपके पास। या फिर दूसरा क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, या तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज कर सकते और यहां पर प्रिज्म यूज करेंगे, प्रिज्म यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ये एज अ मोनोक्रोमेटर काम करेगा। मतलब क्या किया, बहुत सारे वेवलेंथ थे, अब मुझे एक वेवलेंथ चाहिए, तभी मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। तो मुझे अब एक सिंगल वेवलेंथ मिल गया एक सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, एक सिंगल वेवलेंथ मिल गया, ठीक है। सिंगल वेवलेंथ का लाइट का मुझे मिल गया। अब इस सिंगल वेवलेंथ में देखो क्या होता है यूवीबीएस में। अब इसको अगेन जो हम इंटरफेरोमीटर में करते थे, क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, इस बीम को दो में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, दो में डिवाइड करेंगे। वो पता है आपको कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, एक हाफ सिल्वर प्लेट लेते हैं, हाफ सिल्वर प्लेट में क्या होता है, एक लाइट रिफ्लेक्ट होता है और एक रिफ्रैक्ट होता है, राइट। तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम बीम स्प्लिटर लेंगे। इस बीम को मैंने स्प्लिट कर दिया, बीम स्प्लिटर, ठीक है, बीम स्प्लिटर लेंगे। और ये बीम क्या होगा, बीम को क्या कर देगा, जो सिंगल वेवलेंथ का बीम था उसको दो में तोड़ दिया। और वो आपको पता है कैसे करेंगे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, अगर वो इंटरफेरोमीटर समझ में आया है तो। अब अगर बीम स्प्लिटर यहां यूज करेंगे तो दो बीम्स निकलेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन के थ्रू, एक रिफ्रैक्शन के थ्रू। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर दो बीम है तो अब हम उस बीम को कहां भेजेंगे, हम लोग उस बीम को क्यूबेट्स में भेजेंगे। किसमें, क्यूबेट, क्यूबेट क्या बोलते हैं, क्यूबेट। दो क्यूबेट होंगे। अब क्यूबेट क्या होता है सर, तो कुछ नहीं होता है क्यूबेट, ठीक है। क्यूबेट क्या होता है, क्यूबॉइडल, पता है ना क्यूबॉइडल, बस एक छोटा सा क्यूबॉइडल है, ठीक है, एक बीकर ही है समझो, बीकर जो अभी इसके पहले मैंने लिया था, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का, ये क्यूबाइडल शेप का बीकर होता है, ठीक है, क्यूबाइडल शेप का बीकर होता है। आप क्यूबाइडल कैसे बनाओगे देख लो, ऐसे बनाते हैं, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, कुछ इस टाइप से होता है। इसके ऊपर हम डालते हैं जो भी हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है, क्लियर है, इस बीकर में भरते हैं। तो छोटा सा होता है, आप सर्च करना नेट पे कि क्यूबेट्स क्या होते हैं, आपको दिख जाएगा, यानी कि आपको जब दिख जाएगा तो विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है, समझ में आएगा। तो उसमें क्यूबेट्स में डालते हैं, दो क्यूबेट्स होता है। तो सर एक क्यूबेट में क्या होगा, दूसरे क्यूबेट में क्या होगा, ये भी आपको पता है, पता है कैसे, जो अभी मैं बीकर का एग्जांपल लिया। अब इसमें क्या करेंगे, एक तो हमारे पास रहेगा क्यूबेट जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। एक बीकर रहेगा, इसमें क्या लेंगे हम लोग, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेंगे। समझ में आ गया, एक बीकर में क्या लेंगे, एक क्यूबेट में क्या लेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट, एक क्यूबेट में क्या लेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है ये चीज, ठीक है।
अब आपको पता है यहां से क्या दिख रहा था, बीम स्प्लिटर, दोनों बीम स्प्लिट हुए, ठीक है, यहां भी एक लैम्डा, सेम लैम्डा, यहां भी सेम लैम्डा। अब ये बीम किस पे जा रहे हैं, क्यूवेट पे जा रहे हैं। क्यूवेट का कुछ अपना लेंथ भी होगा, बताओ L, ठीक है, दोनों का लेंथ इक्वल होता है। अब ये दोनों क्यूवेट के थ्रू पास करेगा लाइट, और आपको पता है इस केस में जो लाइट का इंटेंसिटी है वो ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर दिस, एंड यू नो द लॉजिक, यू नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। आपको यहां पर I नॉट मिलेगा, यहां पे I मिलने वाला है, और आपको पता है I विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन I नॉट। क्यों, आपको खुद पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम इसके बेस पे, अब क्या होगा, इस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में क्या लगेगा आपके पास, डिटेक्टर, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा, डिटेक्टर रहेगा जो इसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। ये सिंपल सा आपका जो ब्लॉक डायग्राम है यूवी वीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो क्लियर है सबको, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको। जल्दी बता मुझे, सब लोग जल्दी बताओ इसको, ये समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ये पूरा प्रोसेस समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। दिमाग में चल रहा है कि पीछे बैक एंड में कैसे कैसे आप जब एक्चुअल में सर्किट डिजाइन करोगे, सर्किट नहीं बोलेंगे, इसका जो भी प्रोसेस होगा इंस्ट्रूमेंट का, कि क्या क्या लग सकता है उसको डिजाइन करने में, वो सब भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कमेंट में बताओ आप लोग जल्दी से, समझ में आया ये चीज, ये सारा एक सिंपल जो प्रोसीड्यूर है इसको समझ में आ गया आप लोग को या नहीं आया, कंफर्म करो एक बार जल्दी आप लोग, ठीक है, इंटरेक्ट करो, कमेंट करो, मैं सबके कमेंट्स को देख रहा हूं, ठीक है, सबके कमेंट्स को मैं देख रहा हूं, आप लोग कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट करो, मुझे बताओ सब समझ में आया ये चीज, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ओके, क्लियर है। सब कमेंट करो यार, कमेंट क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, बताओ मुझे समझ में आया या कहीं पे डाउट है, दिक्कत है, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास है तो मैं चाह रहा हूं अच्छे से इंटरेक्ट करे और तुम लोग पूछो ताकि मैं बता पाऊं, ओके, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, तो उसको नोट कर लो सब अच्छे तरीके से, इसको नोट कर लो सभी अच्छे तरीके से, ओके, सभी नोट कर लो, क्लियर है। सर प्रिज्म्स की जगह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ही यूज करे तो, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, कर सकते हो, मैंने क्या बोला, प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वो डिपेंड भी करता है किसमें ज्यादा आसान है, तो ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसको जाना है ही नहीं इसमें डेप्थ में ज्यादा, ठीक है, समझ में आ गया ना। बट बस ये याद रखो कि इनका यूज क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ में आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ठीक है। अब एक वेवलेंथ गया और क्यूवेट में गया, और यहां पर सॉल्यूट में गया और एक सॉल्वेंट में गया, ठीक है, दो अलग अलग वीकर हैं, क्लियर है सबको, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आओ यहां पर देखना, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अगर सॉल्यूट में मैं प्रोटीन लूं तो स्टडी में क्या फाइंड आउट किया गया, स्टडी करने पे, कि ये क्या एब्जॉर्ब करता है, 280 नैनोमीटर का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्या एब्जॉर्ब करता है, 280 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो तुम खुद सोचो, अच्छे तरीके से सोचो इस चीज को, कि जब मैं यहां पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हुआ प्रिज्म के थ्रू, यहां पर मैंने 280 नैनोमीटर लाया, ठीक है, फिर बीम स्प्लिट हुआ, क्यूवेट में गया, एक में जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, कोई सॉल्यूट नहीं है, और एक में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी है, और सॉल्यूट में मैंने क्या है, प्रोटीन है। तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, प्रोटीन में क्या पाया गया कि 280 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसके एनर्जी को ले लेता है, फोटॉन्स उससे टकराते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चल जाता है, वैसा है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है, वैसा है ये स्ट्रक्चर, आप क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन
इससे क्या होगा ना कि लाइट इसके तरफ बहुत कम जा पाएगा, क्योंकि जो वेवलेंथ का हम यहां पर दे रहे हैं 280 नैनोमीटर का, वो तो प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेगा जो सॉल्यूट में प्रेजेंट है, जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस साइड डिटेक्टर साइड बहुत कम इंटेंसिटी का लाइट दिखेगा। समझ में आ गया ना? तो जैसे ही कम में दिखेगा तो समझ में आ जाएगा उसको, ओके यानी कि इस सॉल्यूशन में प्रोटीन हो सकता है भाई, क्योंकि 280 एब्जॉर्ब कर लिया है। ऐसा ही डिफरेंट डिफरेंट ये वेवलेंथ ट्राई करेगा और पूरा एक आपके पास ग्राफ मिलेगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, एक पूरा आपके पास ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ग्राफ किसका मिलेगा? वेवलेंथ वर्सेस जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से ग्राफ मिलता है और ये वेवलेंथ है। ठीक है, ये एब्जॉर्बेंस है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस ज्यादा मिला, यानी कि बहुत कम इंटेंसिटी गया होगा डिटेक्टर साइड। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर मैं मान लेता हूं यहां पर ये 280 रहता, तो मुझे पता होता है कि ये सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था उसमें क्या था? प्रोटीन था। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीजों का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। ठीक है, प्रोटीन हो गया और भी अलग अलग जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उसका अलग अलग होगा। तो मुझे सारे ग्राफ में मिल जाएंगे अगर वो प्रेजेंट होगा वहां पे। तो क्लियर है? अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अगर नहीं होगा, मान लो यहां पर कुछ प्रेजेंट है जो कि 300 नैनोमीटर पे ही एब्जॉर्ब करता है लाइट को, जब 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ देंगे तभी एब्जॉर्ब करेगा, तो उस केस में क्या होने वाला है? अगर यहां पर प्रोटीन रहा तो 300 नैनोमीटर को तो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको डिटेक्टर के साइड ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं किया ना वो। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे काम कर रही चीजें? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये पूरा जो आपका मशीन होता है ना, वो पूरा आपको ग्राफ प्लॉट करके ही देता है। इतना एडवांस हो चुका है, इतना डिजिटलाइज हो गया है कि अगर आप यूवीवीएस स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक डिवाइस खरीदते हैं ना, उसमें पूरा ग्राफ मिल जाएगा कि पूरा उसमें पूरा वेवलेंथ कवर होता है। कहां से कहां तक? 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर का प्लॉटिंग करता है वो पूरा। कोई भी आप सॉल्यूशन दोगे उसका, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कहीं पे पीक मिलेगा, कहीं पे पीक नहीं मिलेगा। जहां पर पीक मिल रहा है यानी कि यहां पर ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रहा होगा, क्या रहा होगा? ये रहा होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया सबको अच्छे तरीके से? ठीक है, ओके, क्लियर है? अब देखना यहां पे, अब इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखना यहां पे आप लोग क्या देखोगे? देखो अब देखना, लाइट यहां पे गया था इस क्यूबिट में, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुआ और कुछ इंटेंसिटी का लाइट मुझे इधर दिखा, राइट? और इसमें तो मैक्सिमम दिखा आई नॉट, जो कि मैक्सिमम होगा। तो अगर अच्छे से सोचो, मैंने कुछ दिया, लाइट दिया, उसको ट्रांसमिट किया और ट्रांसमिशन के साइड कुछ आई दिखा, यानी कि जो आई है यहां पर वो क्या है? ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जितना ट्रांसफर हो पाया, और बाकी क्या हो गया? एब्जॉर्ब। ठीक है, राइट? समझ में आ गया? तो मैं यहां पर क्या डिफाइन करूंगा? ट्रांसमिटेंस। कितना ट्रांसमिट हुआ, जितना दिखेगा वही तो ट्रांसमिट हुआ ना, बाकी तो ऑब्जॉर्व हो गया। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? अगर फॉर्मूला वाइज में बोलूंगा तो आई अपॉन रेफरेंस क्या था? रेफरेंस तो ये था ना जो मैक्सिमम था। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मैक्सिमम कितना था? आई नॉट, जो कब दिखता? जब कोई भी सॉल्यूट नहीं लेते हैं, मतलब कोई इसमें प्रोटीन नहीं था, कुछ नहीं था, बस सॉल्वेंट था, तब मुझे कितना दिख रहा था? आई नॉट। बट जैसे मैंने सॉल्यूट दिखाया तो मुझे आई ही ट्रांसफर होके मिला, कुछ घट गया उसमें। ठीक है, क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटेंस। ठीक है, अब एब्जॉर्बेंस भी डिफाइन होगा। एब्जॉर्बेंस क्या होगा? एब्जॉर्बेंस क्या होगा? ठीक है, एब्जॉर्बेंस कितना हुआ, कितना एब्जॉर्ब किया,
उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये सोचो। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर एब्जॉर्बेंस तो फिर ये होना चाहिए कि आई नॉट था मैक्सिमम और आई ट्रांसमिट हुआ तो बाकी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एब्जॉर्बेंस आ जाएगा, यही बोलेंगे ना आप लोग, आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, यही बोलेंगे एब्जॉर्बेंस। ओके, ये आप लोग सोचेंगे, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? बिल्कुल यही आप सोचेंगे ना। ठीक है, लेकिन देखो एब्जॉर्बेंस क्या होता है, एब्जॉर्बेंस हम इसको लॉग के फॉर्म में रखते हैं। किसके फॉर्म में रखते हैं? लॉग के फॉर्म में। लॉग 10 बेस पे क्या होता है? आई नॉट अपॉन आई, ये होता है आपका एब्जॉर्बेंस। क्या होता है? एब्जॉर्बेंस। समझ में आ गया? इसमें हम एक डिफाइन करते टर्म एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस क्या होता है कि कितना ये एब्जॉर्ब किया, ये जो सॉल्यूट था, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन था, वो कितना एब्जॉर्ब किया इस चीज को। ठीक है, तो उसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं, log 10 आई नॉट अपॉन आई। इसके बाद क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? बियर लैम्बर्ट। बियर लैम्बर्ट क्या ऑब्जर्व करते हैं? बियर के नाम से सब खुश हो गए होंगे। ठीक है, बियर लैम्बर्ट क्या ऑब्जर्व करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि जो अब्जॉर्बेंस इसमें हो रहा है लाइट का, जो एब्जॉर्बेंस हो रहा है इसमें लाइट का, वो डिपेंड करेगा कुछ चीजों पे। किस पे डिपेंड करेगा? तो ये देखो, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या बोलते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस होगा लाइट का इस क्यूवेट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन का कितना कंसंट्रेशन है, कुछ कंसंट्रेशन होता है ना, उस पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन पे। प्लस उसने एक चीज और बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द क्यूवेट। जो लाइट पास कर रहा है कितने लेंथ से पास कर रहा है, क्यूवेट का कितना लेंथ है, उसके लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ क्यूवेट। ओके, ये बोला बियर लैम्बर्ट ने। अब यहां से देखो, जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा एब्जॉर्बेंस, तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बेंस विल इक्वल टू इक्वल मत रखो, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जिसको मैंने C से दिखाया है, और लेंथ L ऑफ द क्यूवेट, दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी को, तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको स्मॉल ई से मैं रिप्रेजेंट करूंगा और ये C इंटू एल। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस क्या होता है? ECL। तो यहां पर E क्या है? ठीक है, E क्या है? E है आपका एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, मोलर एब्जॉर्बिविटी, ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आएंगे तो एक कांस्टेंट तो आएगा आपके पास। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसने दिया था? बियर लैम्बर्ट ने दिया था। ओके, एब्जॉर्बेंस या फिर बोले A इज इक्वल टू E और कंसंट्रेशन इनटू L। क्लियर ये चीज? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके, समझ में आ गया? तो देखो, अगर अच्छे से लिखो, अगर एब्जॉर्बेंस को मैं A बोल रहा हूं, तो A विल इक्वल टू log 10 आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू ECL। कोई गलती इसमें? कोई गलती नहीं। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। ओके, और क्या याद रखना है आपको? और क्या याद रखना है कि देखना, जो एब्जॉर्बेंस है उसकी यूनिट को भी समझना है। ये यूनिटलेस है। ये क्या होता है? यूनिटलेस। इसमें कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, एब्जॉर्बेंस क्या है? 10 आई नॉट अपॉन आई। आई का यूनिट जो भी होगा, आई नॉट का जो भी होगा, दोनों का सेम होने वाला इंटेंसिटी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, फिर लॉग का एक नंबर वैल्यू मिलेगा, तो ये यूनिटलेस हो गया। मतलब यहां पर अगर आप यूनिट डायमेंशन पढ़े हो स्टार्टिंग 11-12 में, इसको लगाओ, यानी कि इन तीनों का डायमेंशन ऐसा होना चाहिए कि आपस में कटबट के डायमेंशन लेस मिले, क्योंकि इक्वेट किससे हो रहा है? वो A से। ठीक है, तो आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़े होगे तो याद होगा, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बताओ?
मोल, कितना मोल है पर लीटर, मोल पर लीटर इसका होता है यूनिट कंसंट्रेशन का, ठीक है। और जो लेंथ यहां पर लेते हम क्यूबिट का, वो जनरली किस में होता है, किस में लेना होता है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है, ओके। अब बचा ये ई, ठीक है, मोलर एब्जॉर्बिबिलिटी, ठीक है। वो उसका क्या होगा ऐसा यूनिट, तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, जल्दी मुझे बताओ, ठीक है। ई का क्या होगा, आप खुद उसमें देखो, कैलकुलेट कर सकते हो। ई का कैसे करेंगे, देखो ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, ECL। अब देखो डायमेंशन लेस है तो इसका डायमेंशन मुझे नहीं पता ई का, ठीक है, कोई बात नहीं। सी का तो पता है ना, सी का क्या मैंने बोला, मोल पर लीटर, ओके। एल को क्या मैंने बोला, एल क्या है मेरे पास, सेंटीमीटर, ठीक है। इधर कुछ डायमेंशन नहीं, यानी कि मैं 1 मान ले रहा हूं, तो ई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो लीटर अपॉन मोल सेंटीमीटर, समझ में आ गया, इसका डायमेंशन लीटर पर मोल इंटू सेंटीमीटर, बस यही होगा। यहां पर जो एब्जॉर्बिबिलिटी है उसका डायमेंशन लीटर पर मोल सेंटीमीटर, हमेशा याद रखना इस चीज को, ओके। क्लियर है अच्छे तरीके से, बताओ यस या नो, जल्दी बताओ, सब क्लियर है, मैं मिटा रहा हूं उसको, ठीक है। फटाफट इसको कंप्लीट करना है, सबने नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, और आपका उसका आंसर, मुझे उसका आंसर तुरंत चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। उसका आंसर मुझे तुरंत चाहिए, और वो क्वेश्चन है ये, 1 लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क विल इक्वल टू 0 विल इक्वल टू 1 विल इक्वल टू 2 विल इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। क्या यहां पर आएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब, बताओ सर। इसका एप्लीकेशन मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में है, क्या बात है, फिर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा चीजें, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट किया होगा तो, और बिल्कुल इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है। बट आप लोग कमेंट में मुझे बताओ इसका आंसर 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, बताओ जल्दी। देखते हैं कौन सबसे पहले बना पाता है, कौन सबसे पहले बता पाता है, ठीक है। बट कोई भी गूगल मत करना, क्या करना नहीं है, गूगल नहीं करना है किसी को भी। इसका आंसर सब बताओ जल्दी से, ठीक है, सभी इसका जल्दी आंसर बताओ मुझे। कोई भी इसका आंसर नहीं बता पा रहा है, क्यों, स्लो चल रहा है क्या बहुत, जल्दी से इसका आंसर बता मुझे, क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं। अभिषेक ने लिखा है 2 होगा, अभिषेक ने लिखा है 2 होगा, 1 लीटर इक्वल टू 2 डेसीमीटर क्यूब, बट कोई भी गूगल नहीं करेगा, ठीक है। राशि ने बोला 1, क्या राशि ने आपने खुद से निकाला है या गूगल किया, अगर गूगल किया है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मुझे पता था ये बहुत लोग गलत करेंगे, ठीक है। सब आंसर बताओ यार, तुम लोग काफी अच्छा पढ़ रहे हो ना, मतलब पढ़ते हो, तो मुझे बताओ। जल्दी बताओ, बस एक का आंसर आया, अभिषेक ने अपना आंसर वापस ले लिया, मैंने बोला, अभिषेक ने बोला कि नहीं 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 सर, गलती फ्लो में निकल गया, उसका आंसर 2 नहीं होगा, उसका आंसर 1 होगा। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होने वाला है आपके पास 1, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर 1 होगा, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और ये हमेशा याद रखना
इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो जनरली आपसे किसमें पूछा जाएगा, डेसीमीटर क्यूब में, और 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने आते हैं लीटर, 1 लीटर। ठीक है, जब आप एक क्यूबाइडर लोगे, क्यूबाइडर, ठीक है, जिसमें हर एक जो एज का लेंथ होगा, ठीक है, वो 1 डेसीमीटर का है, तो उसमें 1 लीटर आता है। ठीक है, उसमें 1 लीटर आपके पास उसका वॉल्यूम आता है, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। चलो ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब और देखो यहां पर मैंने क्या बोला, ए के बारे में बताया, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, ठीक है, इज इक्वल टू इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द क्यूबिट। ठीक है, अब देखना जो इसका वैल्यू होता है ना, वो जनरली 0 to 2 के बीच में वेरी होता है, और इसका यूनिट डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब ये देखो जो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जो हाई एब्जॉर्बिंग पावर का है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है चीजों को, ठीक है, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। एक होता है जिसका एब्जॉर्बिटी कम होता है, ठीक है, वो कम एब्जॉर्ब करता है, तो जिसका ज्यादा होता है उसमें ई का वैल्यू भी ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया, 10,000 के आसपास भी हो सकता है। लेकिन जो लो होता है उसका 10 to 100 के बीच में होता है। ठीक है, तो कुछ रेंज इसका इस टाइप से होता है, और मैंने ऑलरेडी इसको बताया, ये कितना 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर का ही होता है क्यूबिट आपके पास जो है। और कंसंट्रेशन तो डिपेंड करता है, कितना कंसंट्रेशन आप बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहते हो तो ज़्यादा डाल दो, सॉल्यूट को ज़्यादा डाल दो, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, ऑब्वियस सी बात है ना। सॉल्यूट ज़्यादा डाल दिए, सॉल्वेंट उतना ही है, तो कंसंट्रेशन उसका उसमें बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया, क्योंकि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है या नहीं क्लियर है? मैंने दिया ही सर, ओके अच्छी बात है। ओके चलो, तो यहां पर हमने ये चीज देख लिया, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे, अब देखो यहीं पे देखना, ये क्या होता है, log 10 I नॉट अपॉन आई, राइट। ट्रांसमिटेंस क्या होता था, T I अपॉन आई नॉट। क्लियर है, I अपॉन आई नॉट ही होता था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो अब मैंने क्या बोला, ठीक है, कि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर आप जो भी मॉलिक्यूल लेंगे, ओके, और L क्यूबिट का लेंथ भी कांस्टेंट है, लेकिन कंसंट्रेशन को हम वेरी कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो हम ये देखना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन को वेरी करने पे एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप आता है। ठीक है, मतलब C को वेरी करेंगे तो A कैसे वेरी होगा, और C को वेरी करेंगे तो T कैसे वेरी होगा, ट्रांसमिटेंस। क्लियर ये चीज? समझ में आ रहा है? तो आप लोग खुद देखो ना, यहां पे मैंने क्या बोला, A इज इक्वल टू ECl। मैंने बोला ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट में नहीं रख सकता हूं, इसको अभी वेरिएबल कर रहा हूं, कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं, तो साफ साफ दिख रहा है ना, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, राइट? राइट या रॉन्ग? बिल्कुल राइट। ओके, तो यहां जो इसका आपके पास कर्व आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? कंसंट्रेशन बढ़ा है तो एब्जॉर्बेंस बढ़ा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अब देखो यहां पर इस इक्वेशन को देखना अच्छे तरीके से। मैंने क्या लिखा, log I नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू ECl। ठीक है, अब देखो log अगर मैं हटाता हूं तो कैसे लिखते हैं इसको, बताओ। log हटाने पे 10 to the power ECl is equal to I नॉट अपॉन आई, ऐसे लिख सकते हैं ना, log हट गया। ओके, क्लियर है? अब देखना मैं इसको पलट रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पलट रहा हूं, मतलब I को ऊपर लाया, I नॉट को नीचे लाया, तो क्या आएगा, I अपॉन आई नॉट, और इस साइड क्या आएगा, 1 अपॉन 10 ECl। आ गया? अब अच्छे से देखो, I अपॉन आई नॉट क्या था, ट्रांसमिटेंस, तो ये क्या हो जाएगा, T। ठीक है, तो T इज इक्वल टू व्हाट, T इज इक्वल टू व्हाट,
अच्छे से देखो, t इज इक्वल टू 10⁻⁻ECL। और ये कौन सा है, अगर इसको आप प्लॉट करोगे ग्राफ में तो कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा क्या, T वर्सेस कंसंट्रेशन, नॉन लीनियर, और ये लीनियर है। क्लियर, ये चीज लीनियर है या नहीं है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या होता है, लीनियर होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा देखना बात होता है किसका, एब्जॉर्बेंस का, ट्रांसमिटेंस का नहीं, क्योंकि ट्रांसमिटेंस का कर्व नॉन लीनियर होता है। अगर नॉन लीनियर है ना तो हमें एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आता है बाद में, ठीक है। और आपको दिख रहा है कैसे इसका ग्राफ नॉन लीनियर है। क्लियर है ये चीज अच्छे तरीके से, ठीक है। कंसंट्रेशन वर्सेस ट्रांसमिटेंस का, कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस का कर्व कैसा होता है, सब कुछ क्लियर है या नहीं है। ओके, ठीक है, सब कुछ आप लोग नोट कर रहे हो अच्छे तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे और इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, जल्दी मुझे बताओ, क्लियर हो गया। हो गया या नहीं हो गया, सबने नोट कर लिया अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूलाज। ओके, अब मुझे एक चीज बताना, आप लोग खुद सोचना इस चीज को, ठीक है। मैं इसको यहां पर रब कर रहा हूं, क्लियर है बहुत लोगों को, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना, इसको मैं रब कर रहा हूं सब कुछ, और मुझे अच्छे तरीके से आप लोग बताना, क्या बताना है आप लोग को, ठीक है। ये लीनियर क्यों आया था, जब एब्जॉर्बेंस कैसे डिफाइन किया था मैंने, log 10 I0/I, यही ना। अगर तुम लोग ये बोलते कि सर एब्जॉर्बेंस को I0/I लो, फिर देखना दिक्कत क्या आता, ठीक है। देखना, अगर I0/I करते तो क्या दिक्कत आता, ठीक है। आप लोग या तो खुद ट्राई करना, ठीक है, ज़्यादा मजा आएगा। अगर I0/I लिखते ना तो नॉन लीनियर आता, क्या था, नॉन लीनियर कर्व आता, फिर प्रॉब्लम होता। कैसे, वो तुम खुद करना, ज़्यादा मजा आएगा तुमको, एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है। चलो, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा आपको भी समझने में, ठीक है। चलो, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, ओके, क्लियर है। तो आप सबको क्या पता चल गया कि एब्जॉर्बेंस क्या होता है, log 10 बेस पे I0/I इज इक्वल टू ECL, और E का क्या ऐसा यूनिट होता है आपको पता चल गया, C का ऐसा यूनिट क्या होता है पता चल गया, यूनिट क्या होता है, और L का यूनिट क्या होता है ये आपको पता चल गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप इसको इजीली बना देंगे, ठीक है। आप इजीली इसको बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं आप ही बनाने का, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको क्वेश्चंस बनाने का। ओके, सब रेडी है क्वेश्चंस के लिए, अच्छे से क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन बना पाता है, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस लेते हैं अब हम। तो ये हमारे पास रहा पहला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है देखना आप लोग। in a sample with an absorbance of 1 at a specific wavelength, what is the relative amount of light, that was absorbed by the sample, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है।
ओके, समझ में आ गया? अब सभी इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे बना के दिखाओ, ठीक है? सभी इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे बना के दिखाओ, फिर देखते हैं कितने लोग उसको कर पाते हैं, कितने लोग उसको नहीं कर पाते हैं। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इन अ सैंपल विथ एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, what is the relative amount of light that was absorbed by the sample? कितना परसेंट एब्जॉर्ब्ड हुआ लाइट, वो बताना है। एब्जॉर्ब मतलब ये आपके पास था सॉल्यूशन, ठीक है? इसमें लाइट दिए, एब्जॉर्बेंस कुछ मिला होगा जो कि गिवन है। कितना एब्जॉर्बेंस मिला? 1 का एब्जॉर्बेंस मिला है, ठीक है? तो कितना परसेंट एब्जॉर्ब्ड हुआ, कितना परसेंट एब्जॉर्ब्ड हुआ, वही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। सब कमेंट करो जल्दी से आंसर। और कितना परसेंट ट्रांसमिट हुआ लाइट, वो भी आपको बताना है, ठीक है? क्लियर ये चीज? समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और भी क्वेश्चंस लाए हैं हम, उसको सॉल्व करेंगे और फिर मजा आएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो सब, जल्दी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। राशि, तन्वी, अभिषेक, आशीष, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, सभी स्टूडेंट्स का मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? जल्दी से फटाफट बताओ और इसको फिर हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, क्लियर है? 90% एब्जॉर्ब, 10% ट्रांसमिट। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड, ऑसम, ठीक है? बाकी लोग, आपके आंसर्स कहाँ हैं? समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? ठीक है, जल्दी मुझे बताओ। सभी बताओ जल्दी से मुझे, इसके आंसर बताओ जल्दी से, क्या होंगे इसके आंसर्स? आसान सा क्वेश्चन है ये, वरना मैं फिर स्टार्ट करूंगा इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है? कोई नहीं बता पा रहा क्या? फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, ठीक है? 0.90 एब्सॉर्ब। हाँ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात करोगे तो 90% हो जाएगा, राइट? इनटू 100 करोगे राशि तो बिल्कुल आ जाएगा। वेरी गुड, 2 स्टूडेंट्स का आ गया आंसर, ठीक है? अब इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है? यहां पर लिखा हुआ था स्पेसिफिक वेवलेंथ। क्लियर इसके क्वेश्चंस? मजा आ रहा है सबको? क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मजा आ रहा है कि आशीष को क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है? क्यों? इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, कैसे कैसे सिंपल क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ओके, क्लियर है या नहीं है बताओ? क्लियर तो होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है सबको? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करें क्या? बताओ, बताओगे तो फिर सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका देखना। when sign has a maximum absorbance of 275 nanometer, the maximum absorbance at 275 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है? अब इसका जो मोलर आपका वो दिया हुआ है वो कितना है?
8400 लीटर पर मोल सेंटीमीटर एंड पाथ लेंथ या फिर क्यूबिट लेंथ भी बोल सकते हैं, वो कितना गिवन है, इज 1 सेंटीमीटर। अब यूजिंग UV-VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी we find that absorbance at 275 is 0.70. Then find the concentration. Then what is the concentration of guanosine? ठीक है, क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन में क्या गया कि एक है कंपाउंड ग्वेनोसाइन जिसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कब होता है, कितने नैनोमीटर पे, 275 नैनोमीटर पे। जल्दी से मुझे बता दो ये किस में आएगा, यूवी या वीआईएस में? यूवी में आएगा, ठीक है। अल्ट्रा वाइड रेंज में आता है। अल्ट्रा वाइड रेंज का क्या होता है, 10 से 400 तक, 275 ही है। तो इसमें अल्ट्रा वाइड यानी कि अल्ट्रा वाइड को वो जो अल्ट्रा वायलेट रे है जिसका बेलेंथ 275 नैनोमीटर होता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसका आपके पास मोलर एब्जॉर्बिविटी भी दिया हुआ है, वो कितना है, 8400 लीटर पर मोल सेंटीमीटर एंड पाथ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर गिवन है। यूजिंग UV-VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी वी फाइंड दैट ए एब्जॉर्बेंस कितना आ रहा है, 0.70। तो देखो जो जो मैंने बताया है ना वो सब यहां पर वैलिड हो रहा है, ठीक है। यहां पर सब वैलिड हो रहा है। क्या क्या वैलिड हो रहा है, क्या क्या वैलिड हो रहा है सर? तो देखो क्या क्या वैलिड हो रहा है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि UV-VIS में क्या होता है, UV-VIS में क्या होता है, आप अल्ट्रा वायलेट और विजुअल रेंज को लेते हो तो वो दिख रहा है कंफर्म ये चीज। आपको मैंने क्या बताया था, एब्जॉर्बेंस 0 to 2 के बीच में होता है कंफर्म है। मैंने क्या बताया था, पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर होता है कंफर्म है। सब कुछ डाटा क्लियर है ना। और ई का वैल्यू ज्यादा होता है कब, ज्यादा एब्जॉर्बिटी होता है, तो ऑलरेडी इसका दिख रहा है एब्जॉर्बिटी ज्यादा है, एब्जॉर्बेंस इसका ज्यादा है, ठीक है। क्लियर ये चीज, ओके। तो अब क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है ना। तो कंसंट्रेशन निकालना तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं इसमें। A इज इक्वल टू E इंटू सी इंटू एल। तो C क्या हो जाएगा, A अपॉन E L। A तो गिवन है आपके पास 0.70, E कितना गिवन है, 8400 लीटर पर मोल सेंटीमीटर। तो मोल और सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगा, नीचे L है लेंथ 1 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, कंसंट्रेशन कितना बच गया आपके पास, 0.70 अपॉन 8400 मोल पर लीटर। आना भी चाहिए था मोल पर लीटर, वही तो होता है कंसंट्रेशन का यूनिट, ठीक है। क्लियर है। तो बस आप इसको ऐसा ही बनाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके गेट एग्जाम में। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नॉट सीन ब्लैक पेन वीक, ओके कोई बात नहीं, मैं पढ़ दिया आपको। गुएनोसाइन हैज अ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस एट 275 नैनोमीटर is 8400 liter per mole centimeter and path length is 1 centimeter. Using UV-VIS spectroscopy we find that A2 absorbance at 275 nanometer is 0.70. What is the concentration of guanosine? ठीक है, क्लियर है चीज। क्वेश्चन ये आसान था, ठीक है। सबसे बन गया ये क्वेश्चन, ओके। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, बहुत अच्छे। चलो सब कुछ समझ में आ रहा है, आई होप सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। बताओ सभी तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है आपके पास।
सॉरी, ओके, क्या है? देयर इज अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, इसमें दिया हुआ 4g पर लीटर, ओके, द लेंथ of cuvette is 2 centimeter and only 50% of the certain light beam is transmitted. What is the absorptivity coefficient? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना आपको बताओ सब? इस क्वेश्चन में क्या निकालना आपके पास? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, वही निकालना है। सिंपल सा चीज है, ओके, सिंपल सा चीज है। क्या निकालना है यहां पर? इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्या आप लोग निकाल सकते हो? क्या मुझे बता सकते हो आंसर में फटाफट? मतलब मात्र एक मिनट देंगे हम, इसका आंसर सब जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है, इसका आंसर जल्दी से मुझे बता दो। और यहां पर एक चीज और देखना, ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या दिख रहा है? 4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और मान लो 1 मोल में कितना है? 1 ग्राम है, तो ये कुछ इस टाइप से 4 मोल पर लीटर, ठीक है, 4 मोल पर लीटर। चलो, कंसंट्रेशन पता है आपके पास, 2 सेंटीमीटर क्यूबेट का लेंथ है, 50% लाइट, एक देखो क्या लिखा है यहां पर, सर्टेन लाइट बीम ना, बताया था ना, एक सिंगल में कन्वर्ट होता है ना, जब पूरा आप यूवी वीआईएस का देते हो, उसके बाद ग्रेटिंग के थ्रू या प्रिज्म के थ्रू एक सिंगल वेवलेंथ जरूरी है, इसलिए लिखा है यहां पर फॉर अ सर्टेन लाइट बीम, मतलब सर्टेन वेवलेंथ का लाइट बीम में क्या हो रहा है? 50% ट्रांसमिट हो रहा है, 50% ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो बताओ एब्जॉर्बिटी जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, कितना आएगा, उसका वैल्यू मुझे बताओ। और यहां पर मैंने क्या लिया? 4 मोल्स लिया। चलो, ठीक है, आप बता सकते हो आंसर जल्दी से? जितने जल्दी आंसर बताओगे उतना जल्दी ये खत्म होगा, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर, और इसको जल्दी से खत्म करके हम लोग एंड करेंगे ऑप्टिकल को। ओके, क्लियर है? सब बता सकते हो मुझे इसका आंसर कमेंट में? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर। ओके, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बता दो। सबके कमेंट्स देख रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर बताओ, क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? समझ में आया कि नहीं? इतना आसानी से मैंने आपको चीज़ों को बताया, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने से में, क्योंकि ये न्यू टाइप टॉपिक है, हो सकता है क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, कभी इससे ज़्यादा आप रूबरू नहीं हो इस टॉपिक से, इसीलिए। बट ये आसान है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा एक्टिव रहो, उसका आंसर बताओ, कैलकुलेशन फास्ट रखो। इस मोमेंट जो टाइम जो अभी चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर खत्म होने वाला है, फिर जैन आने वाला है, इस टाइम तो कैलकुलेशन स्पीड आप लोग का इंक्रीज होना ही चाहिए। अगर इंक्रीज नहीं होगा तो फिर मतलब प्रॉब्लम है। समझ में आ गया क्या है? फिर प्रॉब्लम है, तो क्यों ऐसे प्रॉब्लम में रहना? 0.0625 जो कि गलत है आशीष आपका, पता नहीं क्यों गलत है, मतलब क्या था इस क्वेश्चन में? 0.11875 तन्वी का आ रहा है, क्या था इस क्वेश्चन में ऐसा जो आप लोग से बन नहीं रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर,
ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आप लोग को बता देना चाहता हूं, फिर से ट्राई करो, इस बार सही करने की कोशिश करना, वरना दिक्कत है। ठीक है, कमेंट करो और सही आंसर लेके आओ आप लोग, जितने भी लोग हैं। ठीक है, सही आंसर लेके आओ इसके ऊपर। क्या होगा सही आंसर इसका? सोचो सोचो सोचो, क्या कर रहे हैं उसमें? कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। कुछ करना है क्या? कंसंट्रेशन दिया हुआ है बस। तो फिर क्या दिक्कत है मेरे भाई? चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, आप लोग से नहीं आएगा। चलो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या आया था? 90% एब्जॉर्ब हो रहा है और 10% ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, राइट ना? एब्जॉर्ब कैसे निकाला था बताओ? एब्जॉर्ब परसेंटेज कैसे निकाला था मैंने? कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ? ठीक है, आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इंटू 100, ऐसे ही निकाला था ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। कितने परसेंट एब्जॉर्ब किया था? तो ये क्या हो गया था आपके पास? उस केस में 90% था, लेकिन इस केस में क्या 50% एब्जॉर्ब कर रहा है, 50% ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 50 के। इस केस में हो गया 50 के बराबर ना। अब यहां पर देखना, ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन आई नॉट 1 माइनस आई नॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? हाफ। अब देखो हाफ इस साइड लेके जाएंगे, आई अपॉन आई नॉट को उस साइड लेके जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा? हाफ। ये क्या बचेगा? आई अपॉन आई नॉट। अब यहां से देखना, इसको मैं उल्टा करूंगा, आई नॉट अपॉन आई करूंगा, तो ये कितना आएगा? 2। ओके, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ECL। एब्जॉर्बेंस क्या होता है आपके पास? log 10 आई नॉट अपॉन आई, जिसका वैल्यू कितना है? 2 इज इक्वल टू C कितना गिवन है? 4 इंटू L, लेंथ कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको तो सेंटीमीटर में रहने देते हैं, तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? log 10 2 अपॉन 8, यही आ जाएगा ना? इसका वैल्यू निकालो, log 10 2 अपॉन E का 0.0376। ओके, क्या बात है, अभिषेक का सही है, राशि का सही है, वेरी गुड राशि। ठीक है, बाकी लोग भी इसको बनाया करो। ठीक है, इसका ही आंसर आएगा ना आप लोगों के पास, 0.0376। एम आई राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ। ठीक है, चलो अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि कंसंट्रेशन को 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, तो बताओ E कितना इंक्रीज करेगा, या कितना वैल्यू आएगा E का? अब E क्या हो जाएगा? अगर कंसंट्रेशन 100 टाइम्स इंक्रीज हो गया है तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे आप बता दो। ठीक है, और एक चीज इसका हमेशा याद आप रखना, यूनिट। ठीक है, यूनिट मत भूलना कभी। ठीक है, 100 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा E? ठीक है, क्या होगा? तो जो न्यू E होगा वो होने वाला आपके पास 100 टाइम्स ओल्ड E। देख लो, खुद ही देख लो, कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिए कितना? 100 टाइम्स। सही बोल रहा हूं मैं क्या? ये क्या होगा? 1 अपॉन, ठीक है, यहां दिख रहा है E का वैल्यू, अगर 100 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसके आगे 100 आएगा, तो ये डिवाइड होगा 100 से, तो ये क्या हो जाएगा? E ओल्ड अपॉन 100। ठीक है, E ओल्ड अपॉन 100 और कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज? E न्यू क्या हो जाएगा? और ओल्ड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। चलो, लेकिन अगर मैं 100 टाइम्स डिक्रीज करता हूं कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो अब क्या होगा? E, अब E क्या होगा?
इंक्रीज करेगा कितना, 100 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अब ई न्यू क्या हो जाएगा, 100 इंटू ई ओल्ड। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहां से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, क्योंकि E इस साइड है, C भी इस साइड है, C को इस साइड लेता है तो क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना। अगर 100 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 100 टाइम्स कम होगा, अगर 100 टाइम्स कम करेंगे तो 100 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, 100 टाइम्स अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो E का वैल्यू कम होगा 100 टाइम्स, अगर 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 100 टाइम्स डिक्रीज करेंगे तो E का वैल्यू 100 टाइम्स इंक्रीज होगा। और बताओ आप लोग कंसंट्रेशन को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, पता है आप लोग को? ठीक है, मोल्स कम करके। ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े क्या, बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन सब बना लेंगे? बताओ। अब देखो कुछ भी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है कि अगर हम इसको 8 कर दें, 8 मोल्स पर लीटर, देन क्या निकालना है, देन फाइंड हाउ मच ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड। अगर मैंने 8 कर दिया तो हाउ मच ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, अब आपको वही बताना है। ठीक है, तब कितना होगा? ओके, जल्दी से बताओ फिर मुझे आप लोग। फिर कितना होगा? ओके, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, और जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग से जानना है। ठीक है, क्लियर है सबको? सब बना लेंगे इस क्वेश्चन को? जल्दी मुझे बताओ, सब क्वेश्चन को बना लेंगे या नहीं? इसमें कोई दिक्कत? कितना परसेंट होगा? ठीक है, अब याद रखना, अब 50% नहीं होगा भाई। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर। ओके, 0.237, तन्वी कहा गया 0.237। बट यहां पर क्या मैं पूछा था, हाउ मच ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड। आप प्लीज परसेंटेज मुझे बताइए। कितना परसेंट ट्रांसमिट होगा? ठीक है, इसका सही आंसर कितना है, 25% ट्रांसमिट होगा। पहले 50% हो रहा था ना ट्रांसमिट, कब? जब 4 मोल पर लीटर था। अब कंसंट्रेशन डबल कर दिए, तो लॉजिकली थोड़ा सोचो, कंसंट्रेशन डबल कर दोगे मतलब अब ज्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसी सॉल्यूशन में। ठीक है, अब ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है जो एब्जॉर्ब कर रहा था, पहले 50% एब्जॉर्ब कर रहा था, 4 मोल पर लीटर था। तो अब उसी में क्या कर दिया मैंने, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो एब्जॉर्ब करने वाला कौन था, सॉल्यूट ही था ना। अगर डबल कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, बताओ ना, ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा ना। पहले 50% ही एब्जॉर्ब हो रहा था, अब देखो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, 75%, क्योंकि 25% ट्रांसमिट हो रहा है ना। समझ में आ गया? लॉजिकली सोचो थोड़ा आप लोग। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचो, इसमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं था, थोड़ा लॉजिकली सोचो। ठीक है, समझ में आ गया ना? थोड़ा लॉजिकली सोचो आप लोग।
क्या लॉजिकली सोचना है कि 4 मोल्स था, अब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको ज्यादा हम भेज दिए और तो ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा तो परसेंटेज कम हो जाएगा ना, ट्रांसमिटर का बहुत कम ट्रांसमिट कर पाएगा, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पर कितना हो रहा है बताओ, एब्जॉर्ब 75% एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को, लो पहले 50% ही कर रहा था। क्लियर है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक मत करना प्लीज, ओके, वरना हम फिर समझ रहे हो ना, दिक्कत है फिर तो। चलो और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, राशि, अच्छी बात है, फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ओके। और देखो क्वेश्चन एक, इसको बना लो सब, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन देखना, द absorption coefficient of a glycogen iodine complex is 0.20 at light of 4-5 nanometer. What is the concentration when the transmission is 40% in a cuvette of 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप लोग जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या होगा सही आंसर। 33% आ रहा है अभिषेक हेड्यू, कैसे 33% आएगा अभिषेक, अच्छे से कैलकुलेट करो, राशि का 25% आया है, आपका भी 25% ही आएगा, ओके, समझ में आया, ओके। आपका भी 25% ही आना चाहिए, एक बार खुद से सोचो, इस क्वेश्चन को जल्दी बनाओ। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ अ ग्लाइकोजेन आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज 0.20 at light of 450 nanometer. What is the concentration when the transmission is 40%? ट्रांसमिशन कितना है 40%, हमेशा याद रखना, ट्रांसमिशन 40% दे दिया है तो कैसे निकालते हैं ट्रांसमिशन परसेंटेज, पता है ट्रांसमिट कितना हुआ, तो ट्रांसमिट कितना होता है आई नॉट, मैक्सिमम में आई घटा देंगे तो ये एब्जॉर्प्शन निकालेगा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, अपॉन आई नॉट, ये तो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालेगा ना, उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास बताओ, ट्रांसमिशन, तो मैं एब्जॉर्प्शन निकालता हूं, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ 60%, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 60 के। क्लियर ये चीज, तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा 0.6 इज इक्वल टू आई 1 माइनस आई अपॉन आई नॉट, ठीक है, तो आई अपॉन आई नॉट कितना आ गया 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो मुझे अच्छे से बता दो आप लोग कि अगर मैं उसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.4, यानी कि 4 ऊपर जाएगा, ऊपर 10 जाएगा, 10 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास 2.5, ठीक है। आई नॉट अपॉन आई 2.5 आ गया। अब मुझे पता है एब्जॉर्बेंस क्या होता है, लॉग ऑफ 10 आई नॉट अपॉन आई मतलब 2.5, ए का वैल्यू भी आ गया, ए का वैल्यू किसके बराबर होता है ई सी एल के, एल मुझे पता है, कंसंट्रेशन पता करना है, और ई पता है क्या, ई भी पता है, कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.20, ई पता है, एल पता है, सी करना है, तो सी क्या हो जाएगा बताओ, यहां से log 10 2.5 अपॉन एल कितना था 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इंटू ई 0.20, इसका वैल्यू जो भी होगा वही आपका सही आंसर है, ओके। क्लियर है ये चीज सबको सबको क्लियर है ना,
जल्दी मुझे कमेंट में बताओ सबको ये क्लियर है या नहीं है। सबको क्लियर है? जल्दी से बता दो आप लोग। सबका आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है इसका आंसर बताओ। नहीं सर, वेट। ओके, इसका आंसर कितना आया? कर तो दिया मुझे, बस आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दो। वही आएगा कंसंट्रेशन किसमें, मोल पर लीटर में। ठीक है, क्लियर है? किसमें इसका आंसर आएगा? मोल पर लीटर में। चलो इसको आप हटाएं। यहां पर आपका UV-VIS खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोमीट्री, कुछ भी बोल लो, वो भी बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, 0.9948, 0.9948, हाँ सही है, 0.9948, यही आपके पास क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन। क्लियर ये चीज? ठीक है, परसेंटेज दिया रहेगा तो कैसे निकालना है, ठीक है, उसको यूज करके कैसे एब्जॉर्बेंस निकालना है। एब्जॉर्बेंस आ गया तो आपको फॉर्मूला पता है, ECl होता है, तो बस खत्म हो गया। और क्या? अच्छा, अभिषेक ने ऑलमोस्ट वो कर दिया, इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, सही है। ओके, क्लियर होगा। आप यहां पर सोचो, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगा क्योंकि एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग खुद सोचो, निकालो। ठीक है, खुद निकालो। ट्रांसमिटेंस पूछ रहा है मान लो, और कंसंट्रेशन में दे रहा हूं, इस केस में कितना है? कंसंट्रेशन में दे दिया आपका 1.5। ठीक है, 1.5 मोल पर लीटर। अब निकालो कितना परसेंट ट्रांसमिट होगा, देखो तो निकाल के। क्या कम आ रहा है? क्या कम आ रहा है? 40% पहले था। कब? जब कंसंट्रेशन आपने कितना निकाला? ऑलमोस्ट 1 के बराबर। अब कंसंट्रेशन 1.5 कर दिया, कि अब देखो ट्रांसमिशन कितना आ रहा है। अब निकाल के देखो कितना आ रहा है ट्रांसमिशन। देखो निकाल के जल्दी से। सर डायरेक्ट ट्रांसमिशन के फॉर्मूले से हो गया इजीली। दैट्स ग्रेट, क्या बात है, अच्छी बात है। बट मैं पूरा बेसिक हो के लेके जा रहा हूं ताकि आप लोग सभी चीज़ों को इक्वेट कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है, समझ में आ गया ना? सभी चीज़ों को समझ पाओ। ओके, क्लियर है? तो एक चीज मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, समझ में आया ना? UV-VIS ज़्यादा टफ तो नहीं लगा? ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो बन जाएगा ना फाइनल एग्जाम में, ज़्यादा टफ तो नहीं लगा? समझ तो आया ना? जल्दी जल्दी कमेंट करो सब आप लोग, और मुझे जल्दी से बताओ। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिकल के ऊपर। ठीक है, फिर ये खत्म होगा ऑप्टिकल, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे Jan 1 से मेजरमेंट। ओके, क्या स्टार्ट करेंगे? मेजरमेंट, और वो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला आप लोग। ओके, क्लियर है? क्लियर है? ओनली 9, टफ थोड़ा, ओनली 9। अच्छा ओके, समझ में आ गया। स्टडी शाइन नोट्स, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ओनली 9 एंड आई एम हैप्पी। चलो स्टार्ट करें, खत्म करें इसको।
ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो सबसे पहले आप कुछ इसका डेफिनेशन लिखिए, एक सिंपल डेफिनेशन जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री is an analytical technique that is used to measure the mass to charge ratio of ions, The results are typically presented as a mass spectrum, a plot of intensity as a function of the mass to charge ratio. ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये क्या मेजर करता है, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस, ठीक है। एक आयन है, उसके पास मास होगा, उसके पास चार्ज भी होगा, क्योंकि वो आयन है, तो मास टू चार्ज रेशियो भी आएगा कि नहीं, बताओ। मान लेते हैं यहां पर मेरे पास एक एटम है, अब किसी भी तरीके से मैंने इससे इजेक्ट आउट कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर एक +1 का चार्ज आएगा, इसका कुछ मास भी होगा, मान लेते हैं 100, तो इसका जो मास टू चार्ज रेशियो है वो कितना आ जाएगा, बताओ, 100/1, यानी कि ऑलमोस्ट 100। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो +2 चार्ज आ जाएगा। अब इसका मास टू चार्ज रेशियो क्या हो जाएगा, 100/2 इज इक्वल टू 50। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, अलग अलग हमारे पास जो आयन है उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डिटेक्ट कैसे करेंगे ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे ना, देखना अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको भी हम लोग पहले कैसे समझेंगे, ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम से सबसे बेस्ट होता है ब्लॉक डायग्राम से समझना। तो देखो, पहला ब्लॉक मैंने बनाया, ठीक है, क्लियर है। मैंने यहां पर लिया एटम्स, अभी वे आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ, एटम्स लिया, किस फॉर्म में मैंने लिया, वेपराइज्ड फॉर्म में, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसको एक प्रोसेस से लेके गया, आयोनाइजेशन से। आयोनाइजेशन क्या करेगा, बताओ, इस एटम को आयन बना देगा ना, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करके। जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये क्या तैयार हो चुका है मेरे पास रेसिपी, यहां पे आयंस मुझे मिल चुके हैं, डिफरेंट एटम्स के। ओके, अब क्या होगा सोचो, अब मैं क्या बोलूंगा, एक एटम लिया, उसका चार्ज निकाला, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, अब मेरे पास ऐसा स्टैटिक मोमेंट में, अब मुझको उसको स्पीड देना है। क्या देना है, स्पीड देना है। तो क्या करवाएंगे, एक्सेलरेशन करवाएंगे, एक्सेलरेट करवाएंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन करवाएंगे। तो इसके पास एक क्या आएगा, स्पीड आएगा कि नहीं, बिल्कुल। ओके, अब सोचो यहां पर क्या है, एक आयन है जिसके पास स्पीड है, मतलब मानते हैं वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेट करवा रहे हैं। आयन है तो चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, समझ में आ गया। अब सोचो पढ़ा होगा आप लोग, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अंडर मैग्नेटिक फील्ड, तो एक फोर्स भी उस पे एक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर वही मैं एक्सेलरेट नहीं करवाता, सिर्फ आयन होता और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर डालता, तो कुछ भी नहीं हो पाता क्या, आप लोग बताओ, कुछ भी नहीं हो पाता। क्लियर सब कुछ, जल्दी क्या लिखा है, नहीं सर थोड़ा टफ, ओके, समझ में आ गया ना ये चीज, ओके। तो अब हम डिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, ओके। तो यहां पर अब क्या होगा, देखना, डिफ्लेक्शन होगा, कैसे, मैग्नेट की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि अगर इस आयन को अभी मैं भेज दिया ना
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो उसके वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा दूसरे डायरेक्शन में। क्लियर है ये चीज? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही ये डिफ्लेक्ट हुआ मतलब अब आयन ऐसा है, ऐसे कुछ वेलोसिटी जाएगा इसका। अब इसको मैं क्या करूंगा, डिटेक्ट कर लूंगा, इस आयन को डिटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, डिटेक्शन कैसे करना है, बहुत ही आसान है। कैसे डिटेक्शन करना है यहीं पर देख लो। ये आयन जाके टकराएगा मेटल के साथ, किसके साथ, डिटेक्शन कैसे होगा, मेटल रहेगा। और आपको पता है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते, तभी तो वो अच्छा कंडक्टर है। समझ में आया? तभी तो वो अच्छा कंडक्टर है, तुरंत इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो करने लगेगा क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही ये टकराएगा आयंस मेटल में, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर करेगा, और जो स्पेस खाली हुआ ट्रांसफर होने से वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जो वो स्पेस खाली हुआ वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, और फिर देखो एक मूवमेंट बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का। और जैसे ही मूवमेंट बन गया, क्या मैं बोलूंगा, एक करंट आ जाएगा इस वायर में। ठीक है, अगर यहाँ पे वायर लगा हो तो करंट आ जाएगा, लेकिन वो करंट बहुत छोटा होगा, इसलिए एक एम्पलीफायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एम्पलीफायर लगा देंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास ग्राफ मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था, चार्ज मास टू चार्ज का और इंटेंसिटी का। ठीक है, समझ में आ गया? कितना सिंपल है, नहीं? क्लियर ये चीज सबको समझ में आया? एक एक स्टेप कैसे कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया? इसके हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। एक बेसिक समझ में आया कैसे मैं करूंगा, कैसे काम करता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या, एटम को लिया वेपराइज स्टेट में, आयोनाइजेशन करवा दिया, इसको चार्ज दे दिया। अब मुझे वेलोसिटी भी देना था उसको, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन करवाया। अगर वेलोसिटी नहीं दूंगा तो वो डिफ्लेक्ट कैसे करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो डिटेक्शन कैसे करेंगे, डिटेक्शन कर लिए, उसके हमको मेटल भी चाहिए क्योंकि उसको वापस से इलेक्ट्रॉन देना है, ताकि मेटल में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो, डिस्प्लेस होना स्टार्ट करे और करंट जनरेट हो। बट वो करंट बहुत छोटा होगा, इसीलिए एम्पलीफायर लगा दिया हमने, और फिर हमें ग्राफ मिल गया। समझ में आया ये चीज? ये सिंपल सा चीज समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर देखना तीन चीज। मान लेते हैं एक आयन ऐसा होता है जिसका मास टू चार्ज रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है, लो। एक ऐसा होता है इसमें आयन जिसका मीडियम होता है मास टू चार्ज रेशियो, एक ऐसा होता है जिसका मास टू चार्ज रेशियो हाई है। तो कैसे इन तीनों को सेपरेट करेंगे इसी प्रोसेस में। यहां पर ढेर सारा आइटम था, आयरन था अलग अलग, बट तीनों को अलग अलग मुझे डिटेक्ट करवाना है। ठीक है, तो मान लो जब लो जाएगा ना, लो कहां पे जाएगा, यहां पे। अब देखना मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में जो फोर्स लगेगा, फोर्स के वजह से क्या आएगा बताओ, यहां पर जो फोर्स लगेगा आयंस के ऊपर, ठीक है, फोर्स लगेगा, मान लेते हैं फोर्स लगा, उसके वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा, जो कि क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, फोर्स अपॉन मास। तो देखो ना, जिसका m अपॉन सी मतलब क्या, मास टू चार्ज रेशियो कम होगा, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं। जिसका मास टू चार्ज रेशियो मीडियम होगा वो मीडियम डिफ्लेक्ट करेगा, पता है ना, क्योंकि मास वेरी कर रहा सब में। जिसका मास टू चार्ज रेशियो हाई होगा वो कम डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वही कांस्टेंट मैंने लगाया। समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज या नहीं क्लियर है, जल्दी मुझे बता दो। जा रहा है दिमाग में सबके दिमाग में ये चीज गया, ये बात जो मैंने भी किया ये सबके दिमाग में गया या नहीं गया, जल्दी मुझे बता दो। ठीक है, जल्दी हाँ या ना बताओ। ठीक है, और मुझे कोई बता सकता है ये क्या होता है फोर्स, क्यू वी, क्यू चार्ज, वी वेलोसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये होता है ना फोर्स। अभी सोचो ना, एक बहुत हैवी आदमी उसको फोर्स लगाओगे तो वो कम एक्सलेट करेगा, एक बहुत हल्का है उसको तो
बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। उसी से तो क्या होगा, तीनों अलग अलग होंगे, जो भी अपना अलग अलग है वो अलग अलग हो जाएगा वहाँ पे। जैसे ही पहुँचेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना, सब आयंस एक साथ जा रहे हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुँचे वैसे अलग हो जाएगा सब। समझ में आ गया ये चीज़? क्लियर है चीज? यस या नो? समझ में आ रहा है सबको? यस या नो कुछ बोलो ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। जल्दी मुझे बताओ, यस या नो, समझ में आया ये चीज या नहीं आया? बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी मुझे बताओ। जल्दी बताओ कमेंट में, सबको समझ में आया ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो मैंने बताया अभी मास स्पेक्ट्रोमीटर का? क्लियर है ये चीज? जल्दी बताओ। ओके, यस या नो जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ, ठीक है। तो अब देखना आप लोग, क्लियर है सर? चलो बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, कहीं भी क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपके पास कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ, ठीक है। यहाँ पर से एंट्री होता है, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ भी एक प्लेट लगा होता है आपके पास, यहाँ भी कुछ इस टाइप से होता है, और यहाँ पर लैंप लगाते हैं, ओके। यहाँ से क्या होता है आपका, वेपराइज्ड एटम्स जाते हैं, ठीक है, वेपराइज्ड एटम्स जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट लगा होता है, आयन रिपेलर, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, कलेक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास एटम गया वेपराइज फॉर्म में, ओके। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मैं इनपुट देता हूँ जो एटम है, ठीक है, सिर्फ एटम, वो अभी आयन नहीं बना है, आयन यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा। अब एटम यहाँ पर गया, इस लैम्प को मैंने ऑन किया, जैसे ऑन किया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ इससे इलेक्ट्रॉन निकल के उस साइड जाएगा, और इतने स्पीड से जाता है कि ये जो बीच में एटम फंसे हुए हैं उनसे टकराता है, और टकराता है तो फिर क्या होता है बताओ, उनके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देता है, इजेक्ट आउट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं इसके एटम से वो यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गए, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बने, ये वाला प्लेट रिपेल करता है कि तुम दूर भागो यहाँ से, और भाग के जाएगा कहाँ, एक ही जगह है, यहाँ से निकल ही सकता है और कुछ नहीं। क्लियर ये चीज सबको? बताओ कमेंट में, ठीक है, क्लियर है। अब क्या मैंने बोला, मेरे पास आयन आ चुका है, अब मुझे बस उसको एक्सेलरेट करवाना है, ठीक है। तो यहां पर 3 प्लेट्स और लगे होते हैं एक्सेलरेट करवाने का, एक्सेलरेट करवाने के लिए ये क्या करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं। बहुत हाई वोल्टेज पे होते हैं ये, बहुत हाई वोल्टेज पे होते हैं ये, किस पे होते हैं, हाई वोल्टेज पे होते हैं। और जो लास्ट वाला प्लेट है वो 0 वोल्ट्स पे आपके पास
होता है। क्लियर है? यानी कि अब ये क्या है मेरे पास, बताओ आप लोग जल्दी से मुझे, ये क्या है? ये बीम है किसका? आयंस का, जो फॉर्म हुआ आफ्टर आयोनाइजेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। यहां पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब आपको पता है एक्सेलरेशन हो गया, तो अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? यहां पर एक और क्या भी होता है आपके पास? वैक्यूम। वैक्यूम करने के लिए, क्यों वैक्यूम करने के लिए? कि जो स्पीड में आयंस आ रहे हैं ना, वो किसी एयर मॉलिक्यूल से ना टकराए, वरना एनर्जी का लॉस होगा, उनको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वैक्यूम ही रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। और जैसे ही मैंने यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, तो पता क्या होगा? जिसका चार्ज टू मास रेशियो बहुत कम रहा, वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इस पे फोर्स लग तो उतना ही रहा, लेकिन मास ज्यादा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा आ गया, डिफ्लेक्शन ज्यादा आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ब्लू रंग का होगा और ज्यादा डिफ्लेक्ट किया और यहां पे टकरा गया। ठीक है, एक और होगा जो कि थोड़ा मीडियम डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मीडियम डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी टकरा जाएगा। लेकिन एक ऐसा होगा जो कि टकराएगा नहीं, वो सीधा जाएगा कहां? डिटेक्टर के पास। ठीक है, डिटेक्टर के पास जाएगा। ओके, डिटेक्टर के पास जाएगा और फिर क्या होगा बताओ? ये डिटेक्टर के पास गया, यहां पर एस टाइप से कुछ डिटेक्टर होता है, ये मेटल का प्लेट होता है लास्ट में लगा हुआ, और उसके लास्ट में एक वायर होता है, जो वायर कहां जाता है? एम्पलीफायर में जाएगा आपके। कहां जाएगा? एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर में। ओके, समझ में आ गया? तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, देखो एक पार्टिकुलर चार्ज टू मास रेशियो टकराएगा वायर में, उसमें करंट जनरेट होगा। ज्यादा टकराया, ज्यादा करंट जनरेट होगा, कम टकराएगा तो कम जनरेट होगा। तो मुझे पता चल जाएगा ना, जो मैंने वेपराइज स्टेट में दिया था, उसमें एक पार्टिकुलर चार्ज टू मास रेशियो का आयन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, पता चल जाएगा हमको, ज्यादा करंट ज्यादा प्रेजेंट है, कम करंट कम प्रेजेंट है। करंट कैसे बना? कि जैसे ही आयन यहां पे टकराया मेटल के पास, वो इसको इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, तो उस वायर में सोचो, अगर ये मान लो वायर है, ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ठीक है, टकराया आयन प्लस का, इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसका प्लेस जो खाली हुआ उसको फिलअप करने वाले इधर के इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे। तो मूवमेंट आगे की तरफ दिखेगा थोड़ा बहुत, तो करंट ऐसे फॉलो करेगा, फिर आई एक करंट जनरेट हो जाएगा, और उस करंट को हम बढ़ा देंगे एम्पलीफायर को यूज करके, ताकि हम लोग अपना एनालिसिस अच्छे तरीके से कर पाए। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब देखो यहां पर, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, आपके पास डाउट ये आ सकता है कि हम लोग सर चार्ज टू मास टू चार्ज रेशियो के बारे में क्यों बात करते हैं? या तो सिर्फ मास के बारे में बात कीजिए, या तो सिर्फ चार्ज के बारे में बात कीजिए। चार्ज टू मास टू चार्ज रेशियो ही क्यों? तो देखो, इसका क्वेश्चन जो जिसका भी है ना, जो भी क्वेश्चन ऐसा आया हो दिमाग में आपके, तो अच्छे से देखना। जो डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेट की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। करेगा कि नहीं? ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो मास पे भी, मास ऑफ आयन पे। ठीक है, ज्यादा मास होगा तो डिफ्लेक्शन भी तो कम होगा मेरे भाई। दूसरा क्या है? चार्ज पे भी, चार्ज ऑफ आयन पे भी ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है? अगर मास ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, बट इन केस ऑफ चार्ज ऑफ आयन, अगर चार्ज ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। मतलब ये फर्स्ट केस के लिए क्या होता है आपके पास? डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, क्लियर ये चीज? बट डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। ओके, इसीलिए देखो, अगर किसी का मास
मान लो 100 है और चार्ज इसमें +1 का है, बट किसी का मास 50 है लेकिन चार्ज +2 का है, ठीक है। या तो उसका उल्टा ले लो, अगर 50 है और +1 का है और यहां पर 100 है मास और +2 का चार्ज है, तो डिफ्लेक्शन ये दोनों कैसे होगा, ठीक है। अब देखना फर्स्ट केस, जो ये m1 है ये m2 है, इसमें मास इसका ज्यादा है, मास 50 है, कम है, ठीक है, और आपके पास +1 चार्ज है, लेकिन यहां पर देखो इसका मास कितना है 100, ठीक है, और चार्ज कितना है +2 का, ओके, +2 का है, यानी कि डिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है, लेकिन आप ये भी बोलेंगे कि इसका मास भी तो ज्यादा ऐसा, तो डिफ्लेक्शन कम भी होना चाहिए। इस केस में क्या है, चार्ज कम मास भी कम। अब मास कम की वजह से डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन चार्ज इसका कम है इसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा कम होना चाहिए। इसीलिए हम मास वर्सेस चार्ज रेशियो देखते हैं, उससे डिसाइड करते हैं। अब अगर इसका मास वर्सेस चार्ज रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, 50/1। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 50/100/2, मतलब 50 आया, दोनों में 50 आया, यानी कि इसका मतलब क्या, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल डिफ्लेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को। मास बड़ा है लेकिन चार्ज बड़ा है, मास बड़ा है तो उसकी वजह से कम हो रहा था डिफ्लेक्शन, लेकिन चार्ज बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन उसके बराबर ही पहुंच गया। इसमें मास कम था तो डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए था, सॉरी मास कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए इसमें चार्ज कम है तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम होगा, और दोनों इक्वल ही देंगे। इसीलिए हम मास वर्सेस चार्ज रेशियो दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन। पता नहीं आप लोग समझ में आया कि नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बस यही लॉजिक दे रहा था कि क्यों हम मास वर्सेस चार्ज के रेशियो में इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्यों सिर्फ मास पे नहीं दिखाते इंटरेस्ट, क्यों सिर्फ चार्ज पे नहीं दिखाते, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना स्पेक्ट्रोमीटर में, मास स्पेक्ट्रोमीटर में, वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और एक पे तो डायरेक्टली करता है, एक पर इनवर्सली करता है, तो इसीलिए हम दोनों का रेशियो ले रहे हैं और डायरेक्टली हमको समझ में आ पा रहा है। आई होप आई एम क्लियर टू यू, ठीक है। हो सकता है मैं क्लियर ना हो, अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट कीजिए, बट मैं बस चाह रहा था आपके अंदर थोड़ा सा वो चीज देना कि क्यों ऐसा हो रहा है। समझ में आ गया, क्यों मास टू चार्ज रेशियो हम लोग लेते हैं, बस वही मैं करवाना चाह रहा था आपका। ओके, क्लियर, ये चीज समझ में आ गया या नहीं आया? ओके ओके, समझ में आ गया। चलो तो देखो मैं क्या बोला, लास्ट स्टेज क्या होता है, आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है। लास्ट स्टेज क्या होता है, ग्राफ प्लॉट करते हो। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होता है, तो रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है। तो देखो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है आपको, यहां पे क्या होता है मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है, अलग अलग रहता है यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ 100 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ 101, 105, 1010, 105, ऐसा कुछ होगा मास टू चार्ज रेशियो। और रिलेटिव इंटेंसिटी भी होता है, रिलेटिव इंटेंसिटी मतलब कितना करंट जनरेट हुआ, हो सकता है ये वाले आयंस ज्यादा हो, 101 मास टू चार्ज रेशियो वाले आयंस ज्यादा हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कुछ ऐसे मिला। हो सकता है 110 वाले जो आयंस है वो ज्यादा हो 101 से, तो उसका और ज्यादा ऊपर मिलेगा क्योंकि इसमें करंट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका डिफरेंट आयंस के लिए डिफरेंट आपके पास इंटेंसिटी आता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा इसमें ये वाले आयंस ज्यादा प्रेजेंट है, इसमें ये वाले आयंस ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल है, ओके, सिंपल है, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से मास स्पेक्ट्रोमीटर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे गेट वाले, ज्यादा क्वेश्चन यूवी वीआईएस से पूछेंगे क्योंकि उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकली नहीं बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं लाया हूं, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्या है उसमें, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द सैंपल दैट हैज टू बी एनालाइज्ड
इज बॉम्बार्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पहला ऑप्शन प्रोटॉन से, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन से, तीसरा न्यूट्रॉन से, चौथा अल्फा पार्टिकल। तो कौन से पार्टिकल से बॉम्बार्ड करते हैं? जो सैंपल दे रहे थे वेपराइज स्टेट में, आपको पता है कौन सा? इलेक्ट्रॉन था, तभी तो उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लगा हुआ था, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता था। तो इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं हम वेपराइज एटम्स को, उसको आयंस बनाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है? ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। क्या मास के बेसिस पे, क्या चार्ज के बेसिस पे, क्या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, या फिर मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे? तो आपको मैंने दिखाया किसके बेसिस पे करता है? मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेट आउट करता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सबको क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये मैं नोट नहीं करवाऊंगा, आप लोग मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लो अगर क्वेश्चन लिखना हो। बढ़िया आसान क्वेश्चन ही सारे, ठीक है, बस आपको पता है पूरा वर्किंग मास स्पेक्ट्रोमीटर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो एक क्वेश्चन और है। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयंस आर शॉर्टेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। किस तरीके से? पहला है बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, by accelerating them through magnetic field, और तीसरा क्या है? by accelerating them through electric and magnetic field, और लास्ट क्या है? by applying a high voltage। तो एक्सेलरेट कैसे कर रहे थे बताओ? हाई वोल्टेज देके, याद है ना, हाई वोल्टेज देके एक्सेलरेट कर रहे थे, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको सेपरेट कर रहे थे। तो दोनों यूज आ रहा है, समझ में आ गया ना? दोनों यूज हो रहा है। सेपरेट, बिना एक्सेलरेट के हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और बिना मैग्नेटिक फील्ड के एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इंपॉर्टेंट है सेपरेशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आयंस को मान लो एक्सेलरेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो सब एक साथ ही रहेंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे। अब मान लो मैंने एक्सेलरेशन दिया ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जाके कवाड़ेंगे क्या? कुछ कर सकते क्या? नहीं ना। कैसे? उसके पास वेलोसिटी ही नहीं है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर सेपरेशन चाहिए आयंस का मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत जरूरी है और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत जरूरी है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर था? जो 3 प्लेट्स लगाए थे उनके बीच में था, वही इसको एक्सेलरेट कर रहा था, जो कि बहुत हाई वोल्टेज पे होता है। क्लियर ये चीज? ठीक है, ठीक है। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चंस थे आपके पास, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है। द प्रोसीड्यूर फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस। ठीक है, कौन से प्रोसेस से स्टार्ट होता है? सबसे पहला क्या था? सैंपल इज बॉम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन बीम। दूसरा, द आयंस आर सेपरेटेड बाय पासिंग देम इनटू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा, द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। और लास्ट, द आयंस आर डिटेक्टेड। तो आप सोचो ना, कहां से स्टार्ट हुआ था? हम अंदर क्या डाले थे? गैसियस स्टेट में ना, वेपराइज स्टेट में ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर सैंपल मेरे वेपराइज स्टेट में नहीं, तो इसको वेपराइज करो, गैसियस स्टेट में लाओ पहले भाई। उसके बाद सारा प्रोसेस करेंगे, उसके बाद इसको आयोनाइजेशन करेंगे, उसके बाद उसको एक्सेलरेशन करवाएंगे, उसके बाद उसको डिफ्लेक्शन करवाएंगे, और फिर डिटेक्शन करवाएंगे। पूरा स्टेप याद हो गया? पहले क्या करना है? इसको वेपराइजेशन करवाएंगे, फिर आयोनाइजेशन करवाएंगे, फिर एक्सेलरेशन करवाएंगे, फिर डिफ्लेक्शन करवाएंगे, फिर डिटेक्शन करवाएंगे, एंड इसके बाद आपको फाइनली जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री के ऊपर। और मेरे ख्याल से गेट में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन आएंगे यूवीवीआईएस पे, जो आप अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो, सारे न्यूमेरिकल्स देख चुके हो, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहां पर मेरा खत्म होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। कुछ अगर एक टॉपिक होगा जो कि मैं ऑप्टिमस वालों के लिए सिर्फ लेना चाहता हूं, ठीक है, ऑप्टिमस मतलब ऐप पे ही चलेगा वो चीज,
बट ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप सारे क्वेश्चंस बनाना, कोई भी दिक्कत हो प्लीज मैसेज करना और बताना मुझे, हम लोग बैठ के मिलके साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हो, जितने लोग हैं टेस्ट सीरीज देना, ठीक है। और मुझे बताना कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो इसको हम लोग साथ में बैठ के बनाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर ओवर होता है जी सेवियर वालों के लिए। अब ऑप्टिमस में हो सकता है कुछ टॉपिक्स में और बताऊं, बट कोई इशू मत लेना, टेंशन मत लेना, वो सारे बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब आपका मेजरमेंट स्टार्ट होगा 1 तारीख से। अच्छे तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेजरमेंट में बहुत स्पीड से चलेगा मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत छोटा भी है, ज्यादा मतलब छोटा तो नहीं बोलूंगा बट बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क आता है, एनालॉग आता है तो मेजरमेंट तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। कुछ है ही नहीं मेजरमेंट में, समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज, ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो फिर मैं यही बोलूंगा, टेस्ट सीरीज दो, अच्छे से एंजॉय करो, कोई टेंशन मत लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। मेजरमेंट के बाद, मेजरमेंट ऑलमोस्ट 10 डे में हो जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। और इसका सेंसर स्टार्ट होगा, सेंसर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग गेट में सीधा फोड़ के आना और रैंक लेके आना। समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट सीरीज ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अच्छे से टेस्ट दो और अच्छे से इसका एनालिसिस करो, ठीक है। कल मैंने देखा एक बच्चे ने फेसबुक पे पोस्ट किया था टेस्ट सीरीज का, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने एनालिसिस किया था उसका, एक एक जितने भी इसको मिस्टेक हुए थे सब उसने नोट किया, ठीक है। ये एक प्रॉपर एनालिसिस होता है जो मैं चाहता था, जो मैं खुद करता था अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो आप लोग भी एक प्रॉपर एनालिसिस करो टेस्ट सीरीज का, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करते रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बिल्कुल तुम लोग फोड़ के आओगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट।